प्यारे साथियों, तो आज हम चल रहे हैं साइंस के दूसरे लेक्चर में, जहाँ से आपकी बुक स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हम सब जो साइंस का पहला वीडियो बनाए थे, उसमें हम सब देखे थे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, इसके गुण के बारे में, और प्रकाश से संबंधित जैसे प्रकाश की स्रोत हुई और रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश किरण क्या है, इस सब के बारे में हम छोटे छोटे अध्ययन किए थे। तो आज हम सब चल रहे हैं उसी के अगले टॉपिक, जो है आपका चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है, पहला पार्ट जो लाइट चैप्टर का पहला भाग है, वो पहला भाग है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, विदाउट डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम छोटी सी चीज को समझ लें। कहीं पर भी अगर आपको नजर एक वर्ड आए, परावर्तन या परावर्तित, दो चीज, या तो परावर्तन या आपको आ जाए परावर्तित, तो इस चीज से एक ही चीज समझना आपको कि यह कहीं गया और वहां से वो लौट आया। जाना और लौटना, लौटना का मतलब होता है जिस क्षेत्र में, जिस गुण से अब हम क्या कहते हैं कि वो फलाने यहाँ गया वहां से लौट आया, मतलब या तो उस रास्ते पर भी लौट सकता है या वह उस रास्ते पर भी लौट सकता है, उस गांव में लौट सकता है। लौटने का मतलब ये होता है कि हम अपने गांव लौट गए। तो परावर्तन का मतलब या परावर्तित का मतलब होता है टकरा कर लौटना। क्या होता है टकरा कर लौटना? आप इतना ही बात समझिएगा कि परावर्तन या परावर्तित का मतलब क्या होता है, टकरा कर लौटना। बस इसी बात को अगर इसमें प्रकाश अगर लिख दिया गया तो प्रकाश को टकरा कर लौट, ठीक। अगर हम प्रकाश के बदले मनुष्य लिख देते हैं, मनुष्य का परावर्तन मतलब मनुष्य कहीं से टकरा कर लौट गया, ध्वनि टकरा कर लौट गया, ठीक है। क्योंकि प्रकाश लिखे हैं तो यहाँ पर है प्रकाश की परावर्तन। तो आप एक वर्ड में कोई पूछे कि बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप एक ही चीज बताना, प्रकाश की परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश को टकरा कर लौटना। यानी कि अब इसको बुक की भाषा में बताएंगे तो देखिए स्पष्ट लिखा है, प्रकाश को किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना। यहाँ पर उसी माध्यम क्यों कहा गया? वही माध्यम या उसी माध्यम कहने का क्या मतलब है? उसी माध्यम मतलब जिस माध्यम से वो आया है। हम इससे पहले मैं बात की थी प्रकाश कई माध्यमों से गुजरता है, लेकिन उसी माध्यम का मतलब होता है कि जिस माध्यम से वो प्रकाश टकराया है किसी सतह से, उसी माध्यम में लौट गया, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर प्रकाश को किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश का ये परावर्तन शब्द जो है यह एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? टकराने की और लौटने की, टकरा कर लौटने की प्रक्रिया है। समझिए, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, आपको बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के लिए कितने माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप गौर से देखेंगे तो एक ही वर्ड इसमें लिखा है, उसी माध्यम में लौटना, मतलब एक ही माध्यम, जिसमें गया उसी में लौट गया, एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। तो परावर्तन के लिए कितने माध्यम? सिर्फ एक माध्यम। अब नीचे में दो फिगर आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सतह पर प्रकाश आया, ये जो आपको दिख रहा है, यह प्रकाश को नीचे की ओर जो किरण दिख रहा है वो आने वाली है, और जो ऊपर की ओर तीर निशान लगा है यह जाने की है। तो यह आपतित किरण हुआ। क्या हुआ? आपतित किरण आने वाली। और ये जो चला गया, ये लौटने वाली किरण, इसको हम सब क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो इधर से आ रही है सब आपतित किरण, जा रही है परावर्तित किरण, लेकिन दोनों में एक चीज आप गौर से देखेंगे तो यह जिस जैसे जैसे जिस हिसाब से आया है उसी हिसाब से सब देखते हो,
इधर से तीनों समान डिस्टेंस लेकर के आया है, इधर देख रहे हो सब समान डिस्टेंस लेकर के चला गया, एक कंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें देख रहे हो इधर से आया इधर चला गया, इधर से आया उधर भाग गया, इधर से इधर उधर भाग गया, तो इसमें कोई नियमित नहीं है, जिग जाएगा इधर उधर है। तो अगर यह प्रकाश का परावर्तन जो है वह एक समतल सतह से हो तो उसको हम सब नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब यह आपको ये ऊंचे उबड़े खबड़े जगह से हो, प्लेन जगह से ना हुआ हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनियमित परावर्तन। क्या कहा जाता है? अनियमित परावर्तन। बात समझिए। अब और चीजें इसमें आती है क्या कि देखते हो, अगर इसको हम सब छोड़ दें, इसमें देखें तो आप थोड़ा अनुभव करोगे, आखिर कोई नियम तो इसके साथ यहाँ पर होगा, इसके साथ ये जैसे आया है वैसे लौट गया, जो ज्यादा झुकाव है वो इधर से ज्यादा झुकाव होकर के निकला है, जो कम झुकाव है इधर से कम झुकाव होकर के निकला है, तो कोई ना कोई यहाँ पर जरूर नियम होगा, है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर हम एक छोटी सी बात लिखे हैं कि प्रकाश का नियमित परावर्तन मतलब इसमें है ना, परावर्तन किसी खास नियम को पालन करते हुए परावर्तित होती है। यह जो परावर्तित हुए है वैसे नहीं परावर्तित हो गया, एक नियम के तहत परावर्तित हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकाश के परावर्तन का नियम मतलब जिस नियम को पालन करते हुए यह परावर्तित हुआ है मतलब लौट गया है, ठीक है। जिस नियम को पालन करते हुए, जिस लहजा को पालन करते हुए, जिस तौर तरीका को पालन करते हुए उन्होंने वापस लौट गया, है ना, उस नियम को, उस तौर तरीका को ही हम सब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चे से कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। देखिए दो तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आता है। एक तो आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो कुछ बच्चे डेफिनेशन यहाँ ये लिखता है जो अभी हम ऊपर में लिखे हुए हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो इस परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिस नियम को पालन करते हुए मुड़ता है वो दो नियम लिखते हैं। एक्चुअल में जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परिभाषित करने के लिए तब ये लिखे। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है या कौन कौन से हैं, तो आपको वो नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम ध्यान से समझिएगा, लिखा है आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में एवं बिंदु में होते हैं। देखिए दो चीजें लिखे हैं, जब आप बुक पढ़ोगे ना तो बुक में यही तक लिखा है एक ही तल में होते हैं, ये बिंदु नहीं लिखा रहता है। अब मेरे कहने का एक तात्पर्य है, जरा समझिएगा। ये है ना, ये तल, ये ऊपर वाला पार्ट जितने हैं ये सब एक तल कहलाता है। इसमें दो तल है, एक अपर तल एक लोअर तल, दो तल है, ठीक है। एक ही तल में होने का मतलब हुआ कि एक ही ओर होगा, ठीक है। ये देख तो ये तीनों किरण जो है ये तीनों एक ही तल में है, एक ही तरफ है, ठीक है। और ये अगर सिर्फ तल लिख देते तो इसका मतलब हुआ आपतित कहीं पर हुआ, अभिलंब कहीं और खींचा गया और परावर्तन कहीं और से हुआ, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है। जिस बिंदु पर आपतित हुआ वहीं से वो परावर्तित होंगे और वहीं पर अभिलंब भी खींचा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम तीनों एक ही तल एवं बिंदु में होते हैं, इस ध्यान को रखिएगा इस बातों को। जैसे यह मेरा एक, यह जो आप देख रहे हैं यह एक प्लेन है, समतल सतह है, ठीक है। इस सतह पर यह किरण जो है ए बी आया, ठीक है। ए बी किरण जो है यहाँ पर आया और यहाँ से क्या हुआ, ये परावर्तित किरणें बीसी परावर्तित किरणों जो है वो यहाँ से चला गया रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर जो आपको
बीएम या बीपी लिख दो, यहाँ पर हम बीपी लिख देते हैं। क्या बीपी यहाँ पर अभिलंब खींचा गया और एम एन आपका समतल सतह है। बात समझ रहे हो? तो यह आपतित किरण, जो किरण आया है तो आने वाली किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। जो किरण आया है, आने वाली किरण आपतित किरण। जाने वाली किरण जो है इसको हम ऐसे भी कहते हैं, आने वाली किरण। ठीक है, इसको हम सब क्या कर ले सकते हैं? जाने वाली किरण, या इसको लौटने वाली किरण भी हम सब कहेंगे, लौटने वाली किरण। ठीक है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर सतह के साथ, ये समतल सतह है, और इस सतह के साथ जब हम क्या खींचते हैं, इसी आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु जहाँ पर आपतित हुआ है, तो आपतन बिंदु पर सतह के साथ जो हम लंब खींचते हैं उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब। तो यह आपतित किरण, परावर्तित किरण मतलब आने वाली किरण, जाने वाली किरण, और वह अभिलंब, तीनों एक ही तल और एक ही बिंदु में होते हैं। बात समझिए। अब कुछ चीजें और यहाँ पर समझने की, जो समझ लो पहले। देख रहे हो कि यह अभिलंब और ये आपतित किरण जो है, इसके बीच ये कोण बन रहा है। अभिलंब, ये अभिलंब हुआ, और ये आपतित किरण, दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका क्या? आपतन कोण, याद रखेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये परावर्तित किरण अभिलंब, इसके बीच जो ये कोण बन रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका परावर्तन कोण। क्या नाम है? परावर्तन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब दूसरा नियम कहता है यही आपतन कोण बराबर में क्या होता है? परावर्तन कोण, अर्थात I बराबर में क्या होता है? R। ध्यान में रखो, बहुत कीमती चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, कहीं कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि अगर कोई किरण जो है वह, देखिए कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन कहेगा आपको, यदि कोई किरण समतल के साथ, समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। परावर्तन कोण बराबर क्या होगा? तो अब क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कहा कि समतल के साथ 60 का कोण बनाया। क्या कहा? कि समतल के साथ। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, झट से आंसर लिख देगा कि 60 डिग्री परावर्तन का है, कि हमको बोल दिए पर आपतन कोण बड़ा परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण मान लेता है, लेकिन गलत। ये आपतन कोण है क्या? अभिलंब और आपतित किरण के बीच, समतल के साथ नहीं है। समतल के साथ ये कोण हुआ, ये कोण अगर हमको 60 दिया तो आपतन कोण का मान कितना? आपतन कोण का मान हो गया आपको 90 माइनस 60 बराबर में 30। ये 30 डिग्री आपका हो गया आपतन कोण का मान, इस कोण का मान का, कि ये तो 90 डिग्री है। तो अगर 30 हुआ आपतन कोण का मान, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? परावर्तन कोण भी आपको होगा 30 डिग्री। बात समझ रहे हो? इस चीज को ध्यान में रखना। कभी कभी आपतन कोण का मान दे देगा, कहेगा कि वह समतल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगा। तो कितने डिग्री का कोण, तो पहले आप परावर्तन कोण निकाल लेना, उसको 90 में से घटा देना, ताकि आपतन कोण दिया तो परावर्तन कोण उसके बराबर। और यह जो झुकाव है वह समतल के साथ ये होगा, यह 90 माइनस आर होगा, यह 90 माइनस आई होगा। समझ गए? ये भी समतल के साथ है, ये भी समतल के साथ कोण है। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन आता है जो आप नोट करके यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर नोट करके लिख लेना कि यदि
कोई किरण समतल पर लंबवत आपतित होती है तो वह उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है, अर्थात r बराबर 0 डिग्री। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसका क्या मतलब हुआ कहने का, जरा समझ लें हम। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम इस बात को समझे तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये समतल हुआ, इस पर ये किरण लंबवत है, यही आया है, तो यह इसी पथ पर क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपतन कोण I का मान, परावर्तन कोण R का मान, दोनों क्या होता है, दोनों का मान 0 होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य कब होगा, ये भी पूछा जा सकता है उल्टा में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य कब होता है। अब क्या बोलेंगे कि शून्य तब होगा जब प्रकाश जो है किसी सतह पर लंबवत पड़ती है, हम स्पष्ट लेंगे लंबवत आपतित होती है, तो वह उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, और इस कंडीशन में आपतन कोण का मान भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? अब इसमें जितने भी सारे चीज टर्म यूज हुआ है, मैं इसको आपको आगे में लिख दिया हूँ। परावर्तक सतह क्या है ना, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, वो जो हम बके हैं, जिस सतह से प्रकाश टकराती है, प्रकाश उसको परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण को हम सब आपतित किरण, सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर सतह के साथ खींचे गए लंब, आपतन बिंदु पर सतह के साथ खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, ठीक है, आपतन बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसे ऐसे सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जिसे R से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित कुछ टर्म थे जिसको आपको ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी चीजें आपसे वहां से पूछे जाएंगे। अब आपको जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। यहाँ से जो आपको मेन टॉपिक यूज हो रहा है वो हो रहा है आपका दर्पण। जो परावर्तन के नियम आपतित मतलब परावर्तन पढ़ रहे हैं उसमें मिरर पढ़ने को मिलेगा, और जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहां से रिलेटेड चैप्टर जो है मेन पार्ट उसका नाम है लेंस। क्या नाम है? लेंस। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दर्पण, तो यहाँ पर लिखेंगे, स्पष्ट लिखा है दर्पण का मतलब क्या है, हम सब उसको आईना कहते हैं एक तरह से। दर्पण का मतलब हुआ कि कोई भी वह सतह, चिकनी सतह, जहां पर प्रकाश आया और प्रकाश आने के पश्चात वह अधिकांश भाग लौट गया। लौटने का मतलब हम जो अपनी चेहरा देख रहे हैं ना, वो क्या है कि पूर्ण संपूर्ण भाग उस पर टकराया और वो लौट गया, मेरी आंखों तक पहुंच गया। ठीक है, वो क्या हुआ, लौट गया। तो उसी को हम सब कहते हैं मिरर। क्या समझे, क्या कहा जाता है उसको, कहते हैं उसी को हम सब कहते हैं क्या, तो दर्पण। बात समझ गया? तो वही बात यहाँ पर हम लिखे हैं कि वैसा चिकना सतह जो अपने पर पड़ने वाली
प्रकाश किरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। मतलब जैसे यहाँ पर एक प्रकाश मतलब समतल सतह हुआ, इस पर किरण आया, ढेर सारे किरण आया, ठीक है, और यह अपने अंदर समेटता नहीं है, यह सभी किरण के पूरे भाग को क्या कर देता है, लौटा देता है। तो इसको हम सब कहेंगे दर्पण। लेकिन जैसे आप कहीं पर मिट्टी पर प्रकाश दो, क्या प्रकाश परावर्तित होता है? वो भी तो सतह है, लेकिन वो प्रकाश परावर्तित नहीं करता है, क्या दर्पण हुआ? नहीं हुआ। कपड़े पर दो, प्रकाश परावर्तित होता है? नहीं होता, वो क्या हुआ? दर्पण नहीं हुआ। कागज है, वह परावर्तित होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इतना नहीं होता है कि अधिकांश भाग को नहीं करता है। परावर्तित होता है, लेकिन बहुत किरण को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर प्रवेश करा लेता है। इसीलिए हम उस चीजों को हम सब दर्पण में शामिल नहीं करते हैं। दीवाल है कोई, दीवाल पर टॉर्च जलाओ, अधिकांश भाग परावर्तित नहीं होता है, कुछ न कुछ भागों को क्या करते हैं, अपने अंदर में समेट लेता है। मिट्टी हुआ, दीवाल हुआ, कागज हुआ, कपड़ा हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपको मतलब दर्पण नहीं कहलाता है। लेकिन आपके घर में टाइल्स होंगे, आप अपना चेहरा देख लेते हैं उसमें, आपके हाथ में मोबाइल होगा, उसको ब्लैक के स्क्रीन ऑफ करने के बाद आपको दिखाई देता है, मतलब वो अधिकांश भाव को परावर्तित कर देता है। आप पानी देखे होंगे, आपके घर में स्टील का बर्तन होगा, उसकी चिकनी सतह देखे होंगे ना, ये सब क्या है, एक दर्पण का रूप है। दर्पण नहीं, दर्पण का एक रूप है। जैसे दर्पण कार्य करता है वैसे ये भी काम करता है। बात समझ गया? तो याद रखिएगा, वैसा चिकना सतह जो अपने पर पड़ने वाली प्रकाश किरण के अधिकांश भाग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, वही क्या कहलाता है, आपका दर्पण कहलाता है। जैसे आईना है ना, न्यू स्टील बर्तन, पानी और सनमाई का क्या कहते हैं, फर्श, जो टाइल्स लगा हुआ फर्श, ये सब क्या है, दर्पण का रूप है। अब मेनली जो है ये दर्पण दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के, याद रखेंगे इस चीजों को। कितने तरह के दर्पण? दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम सब कहते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा को हम सब कहते हैं स्फेरिकल मिरर। एक क्या है आपका? एक है आपका प्लेन मिरर, क्या है आपका? समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। नाम से स्पष्ट। प्लेन का मतलब होता है कि जो समतल हो, और स्फेरिकल मतलब गोलीय का मतलब है जो टेढ़ा हो, गोलाकार आकार का हो, ठीक है। तो प्लेन मिरर मतलब हमको, मतलब कौन चीज से, जिस और हम देखते हैं, जिधर से परावर्तित होता है, वही चीजें यहाँ पर लिखा गया है प्लेन मिरर में, कि प्लेन मिरर किसको कहते हैं। तो प्लेन मिरर किसको कहते हैं बताइए? तो प्लेन मिरर का मतलब हुआ कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, मतलब जहां से प्रकाश लौटती है, परावर्तक सतह समतल या एक सरल रेखीय हो। सरल रेखीय मतलब ऐसा ऐसा नहीं, आप कहेगा सर ये भी तो समतल है, यहाँ से यहाँ तक, नहीं, ऐसा भी नहीं, एक सरल रेखा में होना चाहिए, एक सरल रेखा में, ठीक है, एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में है, तभी उसको हम सब क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। बात समझ गया? अब सबसे बड़ी चीज जो है आपका, वो क्या है, वो देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब के बारे में हम जस्ट आगे हम बात कर लेंगे। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जैसे एक बिंदु है, थोड़ा समझ लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हुआ आपको दर्पण, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और यह ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यहाँ पर प्रकाश, देखिए देखने की क्रिया कैसे होती है, पहले आप देख लीजिए कि देखने की क्रिया, ये आपको ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ से सूरज की रोशनी है, ये पहले पड़ा किस पर, इस पर, ठीक है, ये पहले यहाँ पर पड़ा, यहाँ से टकराते हुए प्रकाश आपको इस दर्पण पर पड़ा, ठीक है, प्रकाश कहाँ पर आया, यहाँ पर, ठीक है,
और इस सतह से टकराकर अगर हम यहाँ पर मेरी आंखें हैं, ये आपकी आंख हो गई, तो यहाँ से टकराकर ये अगर हमको यहाँ पर चला गया आंख पर, तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे इस अंदर में। ठीक है, जैसे मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये क्या है, ये देखिए, ये जो आप दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये पेन है एक, ये दिख रहे हो, ए और बी क्या है, एक पेन है, कलम। ठीक है, आपकी आंख देखिए इधर है, ये आपको समतल दर्पण है। ठीक है, इस पेन में यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर आपको यह आपका सन या टॉर्च या जो भी है लाइट सोर्स, इसको हम सब कहेंगे प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत है। ठीक है, प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश इस पर पड़ा, बहुत किरण जो मान लीजिए पेन है तो पेन से टकरा करने जाएंगे, तो इसके साइड से होते हुए ये बहुत सारे किरण ऐसे निकले होंगे, मान लीजिए बहुत से कारण ऐसे किरण निकले होंगे, बहुत से ऐसे होकर जाए होंगे, लेकिन हम दो कॉर्नर को लेते हैं मात्र, कि एक किरण जो यहाँ से निकला इस पर टकराया, और एक किरण जो इसके इस कॉर्नर से निकल के यहाँ से टकराया, यहाँ पर आया। अब ये अंदर तो नहीं जाएगा, अंदर जाएगा नहीं जाएगा, ये अंदर नहीं जाएंगे, वो क्या होगा, सतह पर गया, और वो जिस, चूंकि ये प्लेन है, तो जितनी एंगल बना करके यहाँ से गया था, यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाएगा। ठीक है, अगर यह अल्फा होकर के आया है तो ये भी अल्फा होकर के यह मुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यह मान लीजिए अभिलंब यहाँ पर आया, यह अगर बीटा पर आया था तो यह भी बीटा एंगल पर क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बातों को, समझ गया। तो यह सेम यहाँ पर दो क्रिया हुई, एक आपतनी परावर्तनी क्रिया, यहाँ से ये किरण यहाँ पर निकल गया, यहाँ निकल गया, तो ये आ गया, तो आपको ये थोड़ी दिख रहा है, ये आपको स्पष्ट होता है कि आप इसको देख नहीं रहे हैं, आप इसकी छवि को उधर देखना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरफ देखना चाह रहे हैं। तो ये आंख क्या आवाज करता है कि यह किरण जो है वो यहाँ से नहीं आया है, यह पीछे लौटता है, यह पीछे अपने आप को महसूस कराता है कि ये यहाँ से नहीं, यह यहाँ से आया है, निकला है, और ये किरण आपको यहाँ से निकला है। और जैसे ये किरण, जैसे यहाँ पर पेन था, वैसे पेन आपको यहाँ पर उसी का छवि हम देख रहे हैं कि ये पेन इधर नहीं, पेन उस तरफ है। बात समझ गए, ये है हमारे आंख के द्वारा उसकी किरण, मतलब प्रकाश उस पर टकराया, उसके बाद अगर हम सिर्फ वस्तु, अगर हम वस्तु की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम वस्तु को देख रहे हैं, अगर इसको नहीं, हम इस वस्तु को यहाँ पर देखेंगे, तो प्रकाश पहले इस पर पड़ा, इस पर टकरा के के बाद मेरे आंख पर पड़ा है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर है कि अगर ये दर्पण है तो इसकी छवि यहाँ पर बनने के लिए पहले प्रकाश इस पर है, इस पर टकरा करके ये दर्पण पाया, और दर्पण से हम अब क्या करते हैं कि हम, जैसे यहाँ पर देख लो, हम पेन को नहीं देख रहे हैं, इस पेन की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किधर, तो आईना की तरफ। जैसे आप अपने सामने क्या रखो, आईना रखो, आईना रखो, तो आप अपनी चेहरा की तरफ देखते हैं कि आप आईना की तरफ देखते हैं, आप देखते हैं आईना की तरफ, उसमें आपका शकल दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप बाइक पर बैठते होंगे, बगल में आपको आईना रखा है, दर्पण, उस दर्पण की ओर देखते हो कि बाइक जो पीछे आ रहा है, कोई गाड़ी वाहन आ रही है, तो वाहन की तरफ देख रहे हैं, हम आईना की तरफ देखते हैं, लेकिन उस आईना में क्या दिखाई देता है, हमको पीछे में आने वाले जो सवारी, यात्री या बाइक या गाड़ी जो भी होती है वो दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हमको जब दर्पण की बात आती है, दर्पण में हम ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं, बल्कि उस दर्पण की तरफ देखते हैं जिसमें उस आय वस्तु का छवि, प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। बात समझ गया, चलिए, तो बस यही कैसे वहां पर प्रतिबिंब बनता है, क्या क्या बनता है, वो तमाम सारी चीजों को हम देखते हैं। दूसरी चीज, ये जो आप देखे टकराकर और एक बिंदु पर आपको मिला हुआ नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये दिखाई देंगे, या यहाँ पर आपको देख रहे हो ये इधर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ, एक्चुअल में पेन उधर है नहीं, लेकिन ये दिख रहा है उधर, ये प्रतिबिंब इसी को कहा जाता है। जिस बिंदु पर
मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती थोड़ी है वहां पर, पेन उधर है थोड़ी, नहीं, प्रतीत महसूस हो रहा है कि उस साइड है, दर्पण की उस साइड पेन है नहीं। अब उसी बातों को हम यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं कि इसका परावर्तक सतह, समतल दर्पण की विशेषताएं हैं ये, कि इसका परावर्तक सतह क्या होती है, समतल होता है, ये डेफिनेशन में बता रहा है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी, ये क्या होता है, आभासी या काल्पनिक, हम जस्ट अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि आभासी काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब जैसे यहाँ पर नहीं है, बन थोड़ी रहा है, हम एहसास कर रहे हैं कि यह बनता होगा, ऐसे पेन उस साइड हो सकता है, मे बी, है नहीं, इमेजिनेशन करते हैं हम सब। तो वही यहाँ पर हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, आभास करते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो ये काल्पनिक है, आभास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो इसे हम सब काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा मतलब देख रहे हो, यह इसका पेन का जो कवर है ये ऊपर की ओर है, तो नींव ऊपर है, यहाँ पर नींव देख रहे हो नीचे है, तो इधर का भी नींव नीचे है ना, तो ये वो सीधा, जैसे इधर है वैसे ही उधर है। लेकिन प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा, अर्थात दायां भाग बाएं ओर एवं बायां भाग दाएं ओर, इसको पार्श्व परिवर्तन भी कहते हैं हम सब। क्या कहते हैं इसको, इसको याद रखिएगा, इसी भाग को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये होता है कि एक भाग जो है, जो राइट है लेफ्ट दिखाई देगा, जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा। बात समझ गए। जैसे आप समतल दर्पण में आप देखते होंगे, आप अपने कान को खुजलाते हैं एक तरफ राइट साइड, तो आपको वो खुजलाता हुआ नजर आएगा लेफ्ट साइड। आप एक्चुअल में खुजलाते कौन से साइड को है, कान, और लेफ्ट कान को पकड़िएगा तो आपको राइट कान आपको प्रतीत होगा, समझे, और राइट आपको अगर देखोगे तो लेफ्ट आपको प्रतीत होगा, समझ गया। तो ये चीजें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब और बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जरा समझिएगा। देखिए, और क्या चीजें आपको समझनी है कि जैसे कभी कभी आपको और क्या चीजें समझनी है, देखिएगा, कभी कभी, और आगे देखिए, इसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है, मतलब जितना बड़ा आपको वस्तु है उतना ही बड़ा आपको प्रतिबिंब। ऐसा नहीं है कि हम एक बीत के, मेरा चेहरा है तो हम वहां पर एक उंगली का दिखाई देगा या बहुत बड़ा दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, जितने ही बड़ा आपका चेहरा है उतने ही बड़ा आपको दिखाई देगा वहां पर, इसमें छोटा बड़ा आपको महसूस नहीं होगा। दूसरा है, इसमें प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर, मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर आपको यह वस्तु है उतनी ही दूरी पर आपको ये प्रतिबिंब भी बनता हुआ दिखाई देगा, समझ गए, मतलब लाइक दैट। आप इस फिगर में आप समझ लीजिए, ये दर्पण है, ये पेन है जिसकी हाइट h, हाइट भी h, मतलब समान ऊंचाई के, ये डिस्टेंस पर है यहाँ पर, ये डिस्टेंस पर, तो ये भी ये डिस्टेंस है, दूरियां बराबर हो गई, समझ गए, कोई दिक्कत। तो अब समझ गए यहाँ पर क्या क्या है, मतलब प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में आभासी बनता है, सीधा बनता है, समझ गए, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु की दूरी और क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होता है, ठीक। चलिए आगे यहाँ पर है आपका वो लेटरल रिवर्स, मतलब अगर आप इसको, ये आपको दर्पण है, इधर आपका आर है, इधर हम मेरा क्या बनेगा, आर बनेंगे, ठीक, ये क्या बनेंगे, आर। और इस साइड जैसे ये आपको हुआ लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये भी लेफ्ट है, ये राइट है। अब इधर देखना है आपको कि जो
वो लेफ्ट है वो इधर क्या दिखाई देंगे, इधर राइट दिखाई देंगे, जो इधर राइट है वो इधर लेफ्ट दिखाई देंगे। ठीक, अब मतलब ये हुआ कि यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया। अब आपको देखना यह है कि इसका फोकस अनंत होता है। ये अब फोकस क्या है, आगे हम सब देखते हैं कि फोकस किसको हम सब कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगली कहानी है हम सबों का, जो पिछले हम सब स्लाइड में देखे कि उसमें एक छोटी सी चीज है, इमेज, प्रतिबिंब। क्या होता है इमेज, क्या है प्रतिबिंब क्या है, तो हम कहेंगे इन्हीं से चीजें जो वहां पर समझाने की कोशिश किया कि किसी बिंदु या वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर प्रकाश आई, यहाँ से ये दर्पण है, यहाँ से टकराया और यहाँ पर वो मिल गया। कई सारी किरणें यहाँ से आई, टकराया, फिर यहीं पर मिल गया करके, है ना। तो ये क्या हुआ, ये तो वस्तु है लेकिन ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो किसी वस्तु मतलब दर्पण से टकरा करके किसी वस्तु पर मिल गया, जहां पर मिला, जिस बिंदु पर मिला, उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। अंडरस्टैंड। देन हम पढ़ते हैं आगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के होंगे, एक वास्तविक और एक आभासी या काल्पनिक, रियल इमेज, और दूसरे को वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो देखिए नाम से स्पष्ट है वास्तविक, क्योंकि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, एक्चुअल में मिलती है, पर एक्चुअल में मिल रही है, ठीक है, एक्चुअल में मिल रही है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसा प्रोजेक्टर देखते हैं, तो प्रोजेक्टर जब आप देखते हैं तो वहां पर क्या आती है, वहां पर एक्चुअल में लगता है कि वो आदमी उस पर्दे पर है, इमेजिन नहीं करते, वहां पर लगता है वहां पर उसका छाया बनता है। ठीक है, जैसे आप कहीं पर टॉर्च दीजिए, है ना, तो टॉर्च जब आप देंगे तो आपको देखते हैं कि यहाँ पर रोशनी वहां पर दिखाई दे रही है, दूसरी दीवार पर दिखाई देंगे, जिसमें पानी रखा है या आईना है वहां पर इधर से टॉर्च दीजिए तो आपको उधर दिखाई देंगे, दर्पण के उस साइड नहीं दिखाई देंगे, दर्पण के उस तरफ, दर्पण जिस तरफ से आप लाइट दे रहे हैं उसी तरफ दिखाई देंगे। तो वो क्या हुआ, वास्तव में वहां पर आप वहां पर रोशनी है, लेकिन जब आप अपनी चेहरा देखते हैं आईना में तो वहां पर क्या प्रतीत होता है कि हम लगता है उस साइड है रहते नहीं है उस साइड। ठीक है ना, तो उसको हम सब कहेंगे काल्पनिक, जब इधर वास्तव में है तो उसको हम सब कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, याद एक चीज को रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, हमेशा उल्टा। यह वस्तु की ओर बनता है, मतलब जैसे ये दर्पण है, इधर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी इधर बनेंगे, इन दर्पण के केस में, लेंस के केस में नहीं। अगर यह क्या रहेगा, दर्पण रहेगा तब। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सबसे जरूरी पॉइंट ये कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम सब क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ पर, वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखिएगा कि हम किस पे, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसे बोल्ट लाइन से दिखाया जाता है, मतलब मोटी रेखा, रेखा से यहाँ से आएगा, ये मोटी रेखा है, यहाँ पर दिखाएंगे, है ना, तो ये हुआ आपको वास्तविक प्रतिबिंब का। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब अगला पॉइंट है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है
या जिस बिंदु से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस बिंदु पर मिलती हुई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम सब क्या कहेंगे, उसको हम सब काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी भी कहते हैं। यह हमेशा सीधा याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर उल्टा की बात आएगा तो वास्तविक होगा, या वास्तविक की बात आएगी तो उल्टा होगा, और जब काल्पनिक या आभासी की बात आएगी तो हमेशा सीधा होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। यह दर्पण के दूसरे ओर बनता है, मतलब वस्तु के दूसरे ओर बनेंगे। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो पर्दे पर नहीं प्राप्त करेंगे, और साथ में से टूटी लाइन से, इस प्रकार से टूटे हुए लाइन से दिखाया जाता है। कोई दिक्कत? अगला पार्ट है हम सबों को, जिसको हम सब कहते हैं गोलीय दर्पण, जो बहुत जरूरी की चीजें हैं आपके सामने, याद रखेंगे इसको। गोलीय दर्पण क्या है? कौन चीज? गोलीय दर्पण क्या है? तो देखिए, स्पष्ट नाम आपको दिख रहा है गोलीय दर्पण। तो लिखा है यहाँ पर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो या गोला का एक भाग हो, यहाँ पर आपका गोलीय हो, या ऐसे लिख सकते हो गोला का एक भाग हो, ऐसा भी बोल सकते हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोला का एक भाग हो या गोलीय हो, लिखा है यहाँ पर, है ना, उसे क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। ठीक है। अब यह गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में नाम याद रखना जरूरी पड़ेंगे। एक है आपको कॉनकेव मिरर, और एक का नाम क्या है? कन्वेक्स मिरर। एक का नाम क्या है? कॉनकेव मतलब अवतल, और एक का नाम है कन्वेक्स मतलब में उत्तल। ये नाम बहुत काम की चीजें हैं। अब हर एक का नाम अलग अलग डेफिनेशन हमसे पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। अब दो चीजें होती है, देखिए, ये भी गोला का भाग है और ये भी गोला का भाग है। ये क्या है? धंसा हुआ है, और ये क्या है? आपको उभरा हुआ है ना। ये धंसा हुआ है तो इसको हम सब क्या कहेंगे? बोलिए, ये जो धंसा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम सब? इसको कहेंगे हम सब, ये है अवतलाकार। अवतल आकार का धंसा कहीं पर भी हो उसको अवतल आकार कहेंगे। क्या कहेंगे हम सब? अवतल आकार। इस धंसे हुए भाग को कहा जाता है, इस उभरे हुए भाग को उत्तला आकार कहा जाता है। इसको नत भी, धंसा हुआ को नत भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये अवतल आकार हुआ। ठीक है। तो ये जिस तरफ से हम देखेंगे उसको परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। और इस तरह ये पेंट, जो कि ये पेंट का ये जो लकीरें ना ऐसे ऐसे, ये पेंट का मतलब कले की विभाग आपको प्रतीत होता है। सेम चीज यहाँ पर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? बाहर की ओर उभरा हो, मतलब उठा हुआ हो। देखो परावर्तक सतह ये हो ना, ये देख रहे हैं, और ये बाहर की ओर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो इसको हम सब क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। अब दर्पण की बनावट क्या है? देखिए, एक्चुअल में ये भाग कहाँ का है? तो ये क्या है? गोला का एक भाग, तो हम एक स्फेरिकल ले लिए, ये क्या है? एक गोला है ना। और इसी में हम सब दो पार्ट हम सब देखते हैं। इधर से जो ये नजर आ रहा है, ये देख रहे हो, ये जो हम लकीर खींच रहे हैं, ये ठीक है, यह एक भाग हुआ, और एक भाग आपको ये हुआ, ये आपका एक भाग हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भाग, इसको हम सब उत्तल भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल भाग। और ये जो भाग देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? अवतल भाग कहेंगे। उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब ढका हुआ। ठीक है। अब इस गोला में कुछ चीजें हैं, क्या है? तो ध्यान से समझिएगा।
ये गोलीय भाग है, गोलीय भाग में ये जो केंद्र, इस गोला का जो केंद्र है इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र। ध्यान में रखोगे इस चीजों को। तो कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है, उस गोला के भाग का जो केंद्र होता है, एक गोला है मतलब तरह से वृत्ताकार है, उसका कुछ न कुछ केंद्र होगा। तो इस गोला का जो बीच वाला केंद्र होता है उसको हम सब कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और उस कोई दर्पण है तो उसका मध्य बीच वाला भाग देता है, बीच पॉइंट, बीच पॉइंट को कहा जाता है ध्रुव यानी कि पोल। ठीक है। तो यह वक्रता केंद्र और पी जो है, ध्रुव जो है, इसको जो मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं हम सब, उस रेखा को कहा जाता है प्रधान अक्ष, या इसको को कहा जाता है कभी कभी मुख्य अक्ष। इसको प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं, इसको मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब और चर्चा देखते हैं। यही जितनी बात बोले हैं उसी का यहाँ पर सबका एक एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख दिए हैं। वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। देखिए वही बात हम बोले अभी। फिर आपको ध्रुव क्या है? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण है, इसका ये मध्य बिंदु हो गया तो ध्रुव कहा जाएगा। इसे कौन चीज से सूचित करते हैं? इसको हम बोलिए कौन चीज सूचित करते हैं? इसको कहा जाता है आपको पी से सूचित करते हैं। कौन चीज से? पी से। अगला है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको मेन या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है। क्या है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। इसको पी एफ सी से डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है। जैसे ये तो ये दर्पण हुआ, लेकर के ये हुआ पी, आपको ये हुआ, आगे चल करके इसका एक फोकस पढ़ेंगे यहाँ पर एफ, तो इसको सूचित करते हैं पी एफ सी। ठीक है। अगला है इसको वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है, वक्रता केंद्र एक होता है वक्रता त्रिज्या, ब्रीफ में हम सब त्रिज्या किसको कहते हैं? तो केंद्र से परिधि के बीच की डिस्टेंस, वही चीज यहाँ पर है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और मतलब वक्रता केंद्र, ये आपका हुआ ध्रुव। अगर इसको भेज देते हैं तो ये ध्रुव हुआ और ये हुआ वक्रता केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं हम सब? आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे कौन चीज से? आर से सूचित किया जाता है। और एक बात अब आ गई, वो क्या है? एपरेचर, मतलब इसको द्वारक हम सब कहते हैं। यदि द्वारक क्या है समझिए। द्वारक होता है कि जैसे दर्पण का गोलीय भाग, जैसे दर्पण है ना, गोलीय भाग ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये ना, ये इसी को कहा जाता है द्वारक। क्या कहा जाता है? इसको द्वारक कहा जाता है, एपरेचर। तो गोलीय दर्पण के गोलीय भाग का व्यास जो है क्या कहलाता है? द्वारक। गोलीय भाग के व्यास को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बात है जो हम सबों को जो बहुत जरूरी की चीजें हैं वो ये है, वो है आपका गोलीय दर्पण में का फोकस। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, बहुत जरूरी की चीज है। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरण को आपतित कराने पर दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है या फोकस सिर्फ कहा जाता है। अब देखिए इस समतल दर्पण का नहीं, ये गोलीय दर्पण का एक गुण है। गुण क्या है? कि जब आप इसके प्रधान अक्ष के समांतर या किसी एक बिंदु ऐसा होता है प्रधान अक्ष पर, जहां से अगर दर्पण परावर्तित कराएंगे ना
हेतु प्रधान अर्थ के समांतर निकल जाती है। इस दोनों चीज को आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, ठीक है, बहुत गहराई से, कि जब हम क्या करेंगे, प्रकाश को, ये प्रधान अक्ष हुआ, प्रधान अक्ष के समांतर जब हम किरण को क्या करते हैं, आपतित कराते हैं, ये किरण को क्या किए, आपतित कराया, ठीक है, ये किरण आपतित हुआ, आपतित कराया, तो दर्पण से जब परावर्तन होंगे ना, ये सब एक ही बिंदु से होकर के गुजरे, एक ही बिंदु, दूसरा बिंदु नहीं रहेगा कोई, सब एक ही बिंदु से होकर क्या होंगे, परावर्तित हो जाएगा। और यह जिस बिंदु से परावर्तित होंगे, सब गुजरेंगे, उस बिंदु का ही नाम क्या है, फोकस, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका फोकस बिंदु, क्या है ये, फोकस, समझ गया। ऐसे ही इसमें देखो, ये किरण आपतित हुआ, इस सब किरण यहाँ से आपतित हो रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित कराए हैं, लेकिन यह क्या होता है कि यह इधर लौट जाती है, उधर तो जाने का इसका रास्ता है नहीं, यह लौट जाती है, लेकिन लौट तो जाती है, लेकिन इस तरफ देखोगे ना, आपको एहसास होगा कि यहाँ से नहीं निकला है, वो नीचे जो है, पीछे की ओर आकर के एक बिंदु से निकली हुई है, तो इस ये बिंदु जो निकली है, इस बिंदु का नाम ही क्या है, फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें फोकस आपको क्या नजर आ रहा है, वास्तव में मिलता है, तो इसका फोकस जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक, फोकस क्या होता है, वास्तविक, लेकिन आपको इधर जो दिख रहा है, इसमें देख तो लगता है कि आ रहा है कहीं से, वास्तव में ही नहीं, कहीं से नजर आ रहा है कि यहाँ से ये आ रही है, इसको हम सब क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि इसका जो फोकस होता है क्या होता है, काल्पनिक, मतलब आभासी। दूसरी चीज, जब आप आगे पढ़ोगे, कुछ समय आगे, तो आपको नजर आएगा कि चिन्ह परिपाटी जब पढ़ेंगे, तो आपको बताएंगे कि ये जो है ना, ये आपको निगेटिव साइड बना है, तो इसका जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है, और इसका जो फोकस होता है वो आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना, चलिए, तो ये हुआ आपकी यहाँ तक की क्लास, आज तक, आज यहीं तक हम रहने देते हैं। अब और आगे हमसे बात करेंगे फोकस दूरी के बारे में, फोकस दूरी नाम से स्पष्ट है क्या चीज, और याद रखिएगा कि जो फोकस है ना, उसको सूचित किया जाता है एफ से, कैपिटल एफ से, ठीक है, तो फोकस ये हो गया, समझिए। अब वो ध्यान में रखना है कि दर्पण में केवल एक ही फोकस होता है, दो फोकस नहीं होते हैं, अवतल दर्पण का एक फोकस, उत्तल दर्पण का एक अलग फोकस होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे की कहानी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सब देखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस दर्पण के कुछ उपयोग है, इसमें कुछ रिलेशन है, जिससे फोकस दूरी हुआ, और वक्ता त्रिज्या हुआ, इसमें कुछ रिलेशन है, कुछ प्रतिबिंब है, तो 3-4 क्लास आपको लगेंगे, और उसके बाद आशा करूँ कि एक भी आपको क्वेश्चन इस परावर्तन से रिलेटेड जो आएंगे आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आज हम सब ने क्या पढ़ा, सिर्फ यही कि दर्पण क्या है, प्रतिबिंब क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये छोटी छोटी बातों आज हम सब ने इस क्लास में सीखी। आप सब बुक को पढ़ें, बस पढ़ें, जितना बुक पढ़ेंगे उतना आप सबको को समझ आएगा, समझ गए, अधिक से अधिक बुक पढ़ो, किसी प्रकार की कहीं पर दिक्कतें आपको नजर में आए, तुरंत कमेंट कीजिए, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम विदा लेंगे आपसे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो क्लास 10th 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे उसको भी शेयर करो, और उसको बोलो कि आप पढ़िए, पढ़ के देखो कि आपको अलग मजा ही यहाँ पर कुछ और देगा, ठीक है। तो चलिए, एक ही दिन में हमको क्लास नहीं आता है, जब तक प्रॉपर चीजों को समझोगे नहीं, तो वो नहीं है, हम यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट आप कहिएगा, किसी को मैंने अक्सर लिखे हुए चिल्लाते हैं, आप कहीं से नोट देखिए, अब मैं बिल्कुल अभी अलग हूँ अपने घर से भी,
तो मैं आपको ये स्लाइड बना करके दे रहा हूँ ताकि बच्चों को हेल्प मिल जाए। और हमको ये चीज़ है नहीं अभी अवेलेबल, कोई सी बुक वगैरह सब, ठीक है। थोड़ा पीपीटी भी बनाने में हमको दिक्कतें भी आ रही है, सिस्टम नहीं है मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल। तो महीने के बाद आपको पीपीटी बना हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस सब चीज़ों को अभी आपको देखना नहीं है, आपको लिखा हुआ प्रॉपर मिल रहा है, हम इस पर बहुत वर्क कर रहे हैं, के पश्चात आपको ये मिल रहा है। तो सब इसको लिखने में हमको अगर इतना टाइम अगर हम लिख कर न लाएं तो होगा कि आपको जो भी आधा घंटा एक घंटा में इतने लंबे लंबे क्लास होता है वो आपको नहीं हो पाएगा, हमको प्रॉपर से एक एक करके लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके आपको ये लेना है, बाकी तो मेरा काम है, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सारी चीज को नोट करते जाएं, प्रॉपर नोट बनाएं, नोट बना लीजिए। और प्रॉपर नोट बनाने के पश्चात आप हमें जिसका बेस्ट नोट होगा वो हम आप मेरे पास आपको शेयर कर देना, मैं उसको अच्छे से ये करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं, पढ़ते रहिए, आप सब मस्त रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप तैयारी में मगन से लगे हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय।